नमस्कार। इंडिया न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं मीरा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। योग गुरु बाबा रामदेव आजकल काफ़ी चर्चा में हैं। चर्चा में उनके योगा की वजह से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्हें फटकार लगाई है उस विषय में है। जी हाँ, भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाई। इस मामले को पूरी तरह से समझने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव शर्मा जी है। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि रामदेव ने किस तरीके से पतंजलि को सर्वश्रेष्ठ बनाया? मेरा यहाँ पर मामला पतंजलि को सर्वश्रेष्ठ बनाने का नहीं है। मामला यह है कि रामदेव को सुप्रीम कोर्ट क्यों आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ क्या हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पतंजलि की। पतंजलि यहाँ तक उठ करके कैसे आया और कैसे एक जरा से ज़मीन पर एक पौधे से लेकर के एक बड़ा बट वृक्ष कैसे हो गया और उसमें किस तरीके से खामियां पैदा हुई और जिनको लेकर के फिर बाबा रामदेव को ये नोटिस झेलना पड़ा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ये पहले से काफ़ी बचपन से अपने दोस्त हैं ये, और इन्होंने योग सीखा, फिर दवाएं बनाने सीखी, आयुर्वेद सीखा, दवाएं बनाने सीखी। फिर इनके मन में आया कि क्यों ना इसको हम एक कंपनी बना लें और कंपनी बना करके इसको हम बेचना चालू करें। तो जब इन्होंने ऐसा सोचा तो उस समय इनके पास में पैसे नहीं थे। बामुश्किल तमाम इनके पास में 3,500-4 हज़ार रुपये थे और उस समय कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए 13,000 से ज़्यादा रुपये की ज़रूरत थी। उस समय मैं बाबा रामदेव की हालत ये थी कि उनके पास एक स्कूटर था और उसी स्कूटर से ये पूरे कनखल में, हरिद्वार में घुमा फिरा करते थे। जो पुराने लोग हैं वो इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। खैर, इनके कुछ वेल विशर भी थे। उन्होंने इनको ऐसी व्यवस्था की और उन्होंने एक कंपनी बनाई पतंजलि के नाम से और दवाएं बनाना और उसे बेचना शुरू किया। बाबा रामदेव का ये जो छोटा सा पौधा था ये देखते ही देखते एक बट वृक्ष बन गया। इसमें केवल आयुर्वेद ही नहीं, इसमें और भी बहुत सारी यूटिलिटीज़ शामिल हो गई। पतंजलि जीन्स भी हो गई। जो लोग लगातार बाबा रामदेव को फॉलो करते हैं तो वो ये भी जानते हो कि बाबा रामदेव ने पतंजलि जीन्स भी चालू की थी। इन पर बहुत सारे आरोप लगते रहे। 2008 में लगे, 2010 में लगे, 2011 में लगे। जैसे जैसे इनका व्यवसाय ऊपर जाता रहा, इन पर आरोप लगते रहे। इन पर दवाओं में मिलावट करने का आरोप लगा। इनमें आरोप लगा कि ये अपने दवाओं में कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जिसमें हड्डियाँ पिसी हुई होती हैं। कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि इसमें मानव अस्थियाँ इसमें का चूरा मिला हुआ है। तो ये अब से नहीं, बाबा रामदेव पर शुरू से आरोप लग रहे हैं और समय समय पर इनको ऐसे आरोपों का सामना करना पड़ा और इन्होंने इसकी सफाई भी दी। लेकिन जब से इन्होंने एलोपैथ का विरोध करना चालू किया तब से इनके ऊपर आरोप गहरे होते गए। एलोपैथ ने इस मामले को कोर्ट में रखा और सुप्रीम कोर्ट से इनके खिलाफ नोटिस जारी हुए। बाबा रामदेव ने समझा कि अब वो पहले वाले रामदेव नहीं है। पहले इनका नाम रामकृष्ण यादव था, मालूम है आपको? इनका नाम रामकृष्ण यादव था। संन्यास लेने के बाद में इन्होंने अपना नाम बाबा रामदेव कर लिया। अब इनके शायद सबके लोगों में आ जाता है, जब आदमी ऊपर बढ़ जाता है तो समझता है कि अब हमारे आगे पीछे क्या है, मतलब हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है कोई। इसी तरीके से बाबा रामदेव ने भी सोचा और नोटिस को इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कंटेम्प्ट का नोटिस थमा दिया। बाबा रामदेव के वकील ने उस समय भी कहा था कि बाबा रामदेव तो सन्यासी हैं और पतंजलि से उनका कोई लेना देना नहीं है, इस बिजनेस से उनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसमें उन्हें शामिल मत कीजिए। आचार्य बालकृष्ण को आप नोटिस दे दीजिए, वो हाजिर हो जाएंगे। कोर्ट ने कहा नहीं, इन्हें बाबा रामदेव को और बालकृष्ण को दोनों को कोर्ट के सामने पेश होना होगा, हलफनामा देना होगा। तो ये इनको कोर्ट में आना पड़ा और कोर्ट में इन्हें हलफनामा देना भी पड़ा। मज़ेदार बात यह कि इन्होंने जो हलफनामा दिया था कोर्ट के मुताबिक इन्होंने उसमें भी सही जानकारियां नहीं दी। इससे कोर्ट और नाराज़ हो गया। कोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव, यहाँ पर किसी की महिमा नहीं चलती, यहाँ सिर्फ कोर्ट की महिमा चलती है और आपने अपने हलफनामे में भी बातें छुपाई हैं, इसमें भी गलती की है।
तो ये केवल कंटेम्प्ट का मामला नहीं है, आपने भ्रामक जानकारियाँ दी हैं, गलत जानकारियाँ दी हैं, ये परज्यूरी केस है। ये अवमानना की मामला भी चलेगा और आपके ऊपर परज्यूरी केस भी चलेगा। इसको देख करके बाबा रामदेव ने कहा कि नहीं, हम हाथ जोड़ करके आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमें फिर से एक हलफनामा दायर करने का मौका दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा नहीं, अब माफ़ी से काम नहीं चलेगा, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और यहाँ कितना भी बड़ा आदमी हो, यहाँ किसी की नहीं चलती, यहाँ केवल कोर्ट की चलती है। दोनों लोग, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, ये दोनों कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाए। लिटरली हम कह सकते हैं कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो भी बात कही जाती है वो अपने वकील के माध्यम से कही जाती है। तो इन्होंने अपने वकील से कहा, वकील ने उन सारी चीज़ों को कोर्ट के सामने रखा। मेरा यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने जो 2-3 बातें कही हैं वो बहुत गंभीर हैं, जिसकी वजह से बाबा रामदेव अपनी पतंजलि नहीं, कोर्ट के से झाड़ खाने, कोर्ट से फटकार खाने के बाद और ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, उनकी ज़्यादा और चर्चा हो रही है। भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी केवल ये चर्चा हो रही है कि पतंजलि के बाबा रामदेव को कोर्ट ने फटकारा। यही बात जो है पूरे देश नहीं, दुनिया भर की मीडिया में छाई हुई है। गंभीर बात यह है कि कोर्ट ने कहा है कि परजूरी केस है और बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, अगली बार आप तैयार होके आइएगा, ये कहा है। तैयार होके आइएगा का मतलब यह है कि कोर्ट इनके खिलाफ गंभीर कदम, सीरियस स्टेप्स ले सकता है। जी मीरा। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि रामदेव ने पतंजलि की मोस्टली, मतलब अधिक से अधिक जो पद है वो बालकृष्ण को दे रखा है, ऐसा क्यों? मेरा यहाँ भी अधिक से अधिक पद नहीं, ये आधिकारिक पद, क्योंकि रामदेव के पास में पतंजलि का कोई आधिकारिक पद नहीं है। पतंजलि कंपनी के ये डायरेक्टर नहीं है, पतंजलि कंपनी के ये एमडी नहीं है, पतंजलि के सीएमडी नहीं है। पतंजलि के सीएमडी या एमडी जो भी कुछ कह लीजिए, सर्वे सर्वा केवल आचार्य बालकृष्ण है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस पतंजलि को रजिस्टर्ड कराया गया है, उस पतंजलि का जो उसका स्थापना थी, उसको करने वाले बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण दोनों हैं। पतंजलि के संस्थापकों में से एक बाबा रामदेव हैं, वो प्राइमरी में है उसके फाउंडर। तो प्राइमरी फाउंडर को कैसे छोड़ देंगे आप? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आप देखिए, आप भी बताइए, जब आप पतंजलि का कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देता है? बाबा रामदेव। जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है पतंजलि के बिहाफ पर, कौन दिखाई देता है? बाबा रामदेव। जो सबसे पहले वो आती है। विज्ञापन में होता है तो वहाँ क्या दिखाई देता है? वहाँ आचार्य बालकृष्ण पीछे दिखाई देते हैं, सबसे पहले कौन दिखाई देता है? बाबा रामदेव। तो जब आप सब जगह आप दिखाई देते हो तो आप नोटिस क्यों नहीं किया जाएगा आपको? आप अपने प्रोग्राम में पतंजलि के प्रोडक्ट्स को आप सामने रखते हो तो आप वहाँ गारंटी देते हो, कहते हैं हमारे इस प्रोडक्ट को खाने के बाद में फला बीमारी छूमंतर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मेरा मतलब कहने का ये, तो जब आप मीडिया के सामने आप अपने प्रोडक्ट का आप गारंटी लेते हो तो फिर आपको दोषी कैसे नहीं ठहरा जाए? आपको क्यों ना नोटिस भेजा जाए? तो इसलिए ये जितना पूरा प्रकरण चल रहा है कि बाबा रामदेव ने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना सारे पद उठा करके केवल आचार्य बालकृष्ण को दे दिए। बाबा रामदेव आधिकारिक तौर पर कागज़ों में भले से ही कुछ ना हो, लेकिन सब कुछ बाबा रामदेव ही हैं। तो इसलिए उन्हें नोटिस का और कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा। जी सर, अगला सवाल मेरा ये है कि जो पतंजलि ट्रस्ट है उसमें किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से वो ऑपरेट होता है, और जो उन पैसा आता है वो कहाँ अप्लाई होता है, वो किस तरीके से कहाँ प्रयोग किया जाता है? देखिए, ये भी हम अपने उससे नहीं बताएं, ये भी हम बाबा रामदेव के माध्यम से ही बता रहे हैं। बाबा रामदेव कहते हैं कि मैं अपना एक भी पैसा घर नहीं ले जाता हूँ, पतंजलि से जो पैसा आता है मैं यहीं सब लगा देता हूँ, मतलब पतंजलि लगा देती है। उनका कहना क्या है कि वो लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, चाहे वो दवाओं के रूप में बढ़ रहे हो या यूटिलिटी के जो चीज़ें बन रही हैं उसमें लग रहा हो पैसा। तो उनका कहना होता है कि वो जो भी पैसा बाजार से आता है वो इन्हीं में सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं। आपने पूछा पतंजलि की वर्किंग क्या है, तो पतंजलि की वर्किंग भी सेम वैसी है जैसे दूसरी कंपनियों की वर्किंग होती है। इनका कहना है कि पतंजलि कोई मुनाफाखोर कंपनी नहीं है। पतंजलि मुनाफा लेकर के अपने जेब में नहीं रखती है।
पतंजलि जो मुनाफा कमाती है वो और दूसरे समाज हित के, स्वास्थ्य के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, ऐसी चीज़ें जिनसे लोगों के लिए कुछ भला होता हो उन कार्यों में लगा देती है। तो बट नेचुरल है कि अब बिजनेस है तो बिजनेस तो है ही है वो, आप बिजनेस को चैरिटी नहीं कह सकते। तो ये चैरिटी नहीं है। हाँ, बिजनेस से बिजनेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। 13,000 रुपए से शुरू हुई ये कंपनी आज 30,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो अब आप उसे कहते हैं कि ये चैरिटी है, अब चैरिटी के नाम पर फायदे उठाते रहें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हाँ, वो बिजनेस से बिजनेस बढ़ा रहे हैं और एक बिजनेस कंपनी जैसे काम करती, कमर्शियल कंपनी जैसे काम करती है वैसे ये भी काम कर रही है, और उन्हें भी वो सारी बातें माननी पड़ेंगी जो एक कमर्शियल कंपनी पर लागू होती हैं। जी। तो जैसे कि आपने देखा कि पतंजलि की हर एक छोटी खबर, हर एक बड़ी खबर हमारे सहयोगी राजीव शर्मा ने हमें बताई है। तो अब देखना होगा कि 10 अप्रैल को किस तरीके से ये कार्रवाई आगे चलती है। देखते रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।